नमस्कार मित्रों, मैं सचिन मिश्रा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन टू एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। वे लोग जिन्हें अक्सर पढ़ने के बाद ये अनुसूचियां भूल जाती हैं या यह भूल जाता है कि किस नंबर पे किस अनुसूची में क्या दिया हुआ है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आप सब की यह समस्या दूर होगी। प्रथम अनुसूची की बात करें तो उसमें राज्य के बारे में दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान होता है, उसे रहने के लिए पहले क्या चाहिए होता है। अगर वह घर बनाएगा तो कहाँ बनाएगा? ज़मीन पर। और ऐसे तमाम लोग जब घर बनाएंगे ज़मीन पर, तो एक निश्चित एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनका रहना सहना सब एक तरीके से रहेगा, सोच विचार। तो उसे ही राष्ट्र कहते हैं, वही देश होता है। जैसे कि हमारा देश भारत है। तो पहले अनुसूची में उसी राष्ट्र और देश की बात की गई है कि इस भारत देश में कौन कौन से राज्य होंगे, उनका क्या क्या नाम होगा, उनकी सीमाएं इत्यादि। उसके बाद हर देश पे राज चलाने वाला एक नेता होता है। पहले राजा हुआ करते थे, अभी नेता होते हैं। तो जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी या हमारे मंत्री और नेतागण हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, उन सब के बारे में फिर जिक्र करते हैं दूसरी अनुसूची में। दूसरे अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल इत्यादि सभी जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, उनके वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। फिर बात करते हैं तीसरी अनुसूची। चलिए मान लीजिए कि अब जो हमारे संविधान के पदाधिकारी हैं, उनको वेतन और भत्ते दिए जाने लगे, तो उनको उसी के साथ शपथ दिलवाया जाता है, जो कि तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है कि आप लोग वेतन तो ले रहे हैं, तो आप लोग शपथ लीजिए कि आप लोग अपना कार्य ढंग से करेंगे, सिस्टम के अनुसार करेंगे, सिस्टम के अंडर रहते हुए करेंगे, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों का प्रतिज्ञान अथवा शपथ दिलाया जाता है। यहाँ पर दो शब्द है, शपथ और प्रतिज्ञान, इसमें भी अंतर होगा। इन सबसे रिलेटेड मैं एक दूसरा अलग वीडियो बनाऊंगा जो बहुत ही विस्तृत होगा। अभी शॉर्ट में अनुसूचियों के बारे में ही इसमें बताया जाएगा वीडियो में। फिर इन लोगों को कसम दिला दिया गया। चलिए 3 अनुसूचियाँ हो गई। अब चौथी अनुसूची की बात करें तो बस शपथ दिला दिया गया है। तो अब इन लोगों को भाई राज करने के लिए तमाम पदाधिकारी संविधान के हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। इन लोगों को जैसे मुख्यमंत्री होते हैं और सब तमाम राज्यसभा में मंत्री लोग होते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र से चुन के आते हैं। तो चौथी अनुसूची में सीटों का बंटवारा जो होता है राज्यसभा से संबंधित, उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद जब सीटों का भी बंटवारा हो गया, तो अब बात आई कि जो भारत जब से स्वतंत्र हुआ है, तो स्वतंत्रता के बाद एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जो लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, उन सबको कैसे समाज के मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए जब नेता के बारे में तय हो गया, राज्य के बारे में तय हो गया, उनके वेतन भत्ते के बारे में तय हो गया, उनके शपथ के बारे में हो गया कि हाँ इन लोगों को शपथ दिला दिया गया है, उनको क्षेत्र बांट दिया गया कि आप इस सीट से इन क्षेत्र में इतनी सीटें रहेंगी राज्यसभा की। तो बात आई कि अब भाई जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं उनके बारे में सोचा जाए। जो दलित हैं, अनुसूचित हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति, उनके बारे में सोचा जाए, उनके बारे में कुछ नियम कानून बनाया जाए। तो संविधान की
5वीं अनुसूची जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बनाया गया कि इन क्षेत्रों पर, इन लोगों के ऊपर कैसे नियंत्रण और प्रशासन किया जाए कि यह विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें। फिर उसके बाद आते हैं कुछ हमारे देश के ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बहुत ही पिछड़े हुए हैं, जिसमें अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, जिन्हें हम लोग आदिवासी भी कहते हैं। तो वैसे क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अगली अनुसूची जोड़ी गई, जिसे 6वीं अनुसूची कहते हैं। 6वीं अनुसूची में 4 राज्य हैं, जो कि उसके प्रशासन के बारे में, इन चारों राज्यों में कैसे प्रशासन किया जाए इसका वर्णन किया हुआ है। यहाँ पर स्वायत्त संस्थाएं हैं बहुत छोटे छोटे लेवल पर, तो उसका वर्णन 6वीं अनुसूची में किया गया है। 6वीं अनुसूची में एक शब्द आप सभी लोग याद कर लीजिए, अमीमेत्री। अमीमेत्री ये शब्द याद कर लीजिए, जिससे आपको ये चारों राज्य याद रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अमीमेत्री, आप ऐसे याद कर लेंगे यह शब्द अमीमेत्री। तो आपको आ से असम याद आ जाएगा, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा और मा से मेघालय तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन कौन सा राज्य 6ठी अनुसूची में आता है। इसके बाद करते हैं बात 7वीं अनुसूची। आप सभी ने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, जिसमें एक राजा की 7 रानियाँ, 7 पुत्रियाँ, 7 राजकुमार हुआ करते थे। 7 शब्द ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसी प्रकार अब इन सब के पास सारी व्यवस्था जब दे दी गई, कसम दिलवाया गया, इनको क्षेत्र बांट दिया गया, फिर इन्हें जो पिछड़े हुए लोग हैं उनसे संबंधित शासन प्रशासन, पिछड़े क्षेत्रों से संबंधित शासन प्रशासन के बारे में बांट दिया गया। फिर बात आई कि भारत के अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उन पर किसका क्षेत्राधिकार होगा, कौन संघ के क्षेत्राधिकार में आएगा और कौन राज्य के। तो इस पे बहुत बहस होने के बाद संविधान सभा में निर्धारित किया गया कि संघ तो शक्तिशाली है। तो पहले मूल जो ये अनुसूचियाँ बनी थी 8 ही थी, बाद में इसको 12 कर दिया गया आवश्यकता को देखते हुए। तो 8 में आपकी जो संघ सूची थी उसमें 97 विषय था, राज्य सूची में 66 विषय, और उसके बाद समावर्ती सूची जिस पर राज्य और संघ यानी केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं, उसमें 47 विषय था। तो अब भाई संघ हो या कहें केंद्र शक्तिशाली था, शक्तिशाली लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें कुछ ज़्यादा ही मिले। तो इन्होंने जो डाला कि नहीं, हमें इतना विषय नहीं, हमें कुछ और विषय एक्स्ट्रा चाहिए और क्षेत्र या और सेक्टर, तो उनका 97 से 100 कर दिया गया। तो राज्य वाले मानने को तैयार नहीं हुए, तो क्योंकि उनका 66 था और घट के 61 हो गया। अब 61 सेक्टर पर राज्य क्षेत्राधिकार उनका हो गया, जो कि पहले 66 था, तो कम हुआ तो भाई उन्हें भी बुरा लगेगा ही। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं मानेंगे। तो फिर हुआ कि अच्छा जो समवर्ती सूची है जिस पे दोनों लोगों का अधिकार है, उसमें हम कुछ बढ़ा दे रहे हैं, और उसके बाद दोनों लोगों की सहमति बन गई और समवर्ती सूची में 47 से बढ़ाकर 52 विषय कर दिया गया है। 52 सेक्टर पर तो राज्य और केंद्र दोनों लोग कानून बना सकते हैं, दोनों लोगों का क्षेत्राधिकार होगा। उसकी बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं जो अनुसूची है यह भाषा से संबंधित है। पहले जब मूल अनुसूची थी 8वीं अनुसूची, तब 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी 22 भाषाएं हैं। इन भाषाओं के ऊपर भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि आप सभी लोग ये 22 भाषाएं
आराम से याद कर लें 2 मिनट में, जो कि बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं 22 भाषाओं को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक आप सभी को बता दूं। हाँ, ट्रिक थोड़े समय के लिए है, ज़रूरत उसकी पड़ेगी याद करने के लिए। जब एक बार याद हो जाएगा तो बिना ट्रिक के भी आपको एकदम फ्लुएंटली याद रहेगा। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, मैं उस ट्रिक को बता दूँ, जिससे आप सभी लोग मात्र 1 से 1.5 मिनट में 22 भाषा याद कर लें। वैसे आप सभी लोग यहाँ पढ़ भी सकते हैं वीडियो पॉज करके 22 भाषा कौन कौन सी है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, क्योंकि अब सूचियों की बंटवारा तो हो ही चुकी थी, और भारत जो इतना विविधता वाला देश है, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो उसमें ये भाषाई आधार पर राज्यों की मांग की जाने लगी थी और तमाम सारे विवाद चल रहे थे भाषा को लेकर। तो इसलिए भाषा चुनना ज़रूरी था संघ और राज्य के लिए। तो राज्य अपने हिसाब से भाषा चुन रहे थे, संघ अपने हिसाब से अंग्रेज़ी भाषा को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा था, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज आज भी है, और हिंदी भाषा भी। लेकिन जो हिंदी भाषा क्षेत्र से नहीं जुड़े थे, साउथ और नॉर्थ साइड के लोग, उन्हें यह बात थोड़ा गवारा नहीं लग रहा था, तो इस पर विवाद हुआ। इसलिए पहले 14 भाषा और इसके बाद अभी 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रख दिया गया है। उसके बाद 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। 9वीं अनुसूची आपके संबंधित है जो जमींदारी प्रणाली थी उसको ख़त्म करने से और भूमि सुधारों से संबंधित। बाद में इसमें एक और जोड़ दिया गया कि जो 368 के तहत संविधान संशोधन होंगे और 9वीं अनुसूची में रख दिए जाएंगे, उस पर न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची में होने वाले विषय पर भी हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। उसके बाद 10वीं अनुसूची आती है। 10वीं अनुसूची दल बदल, जो पहले बीच शुरुआत में तो सब बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक नेता हुआ करते थे, लेकिन आगे चल के सत्ता के मारामारी में लोग वही जाना चाहते थे जो सत्ताधारी दल है। आज भी वही चल रहा है, जहाँ सत्ताधारी दल हैं वहीं पर जो नेता हैं वो पहुंच जाते हैं कि हम इस पार्टी में नहीं, इस पार्टी में चले जाएंगे। तो दल बदल बहुत ही ज़्यादा बीच में बढ़ चुका था और अभी भी है। तो इसके लिए कानून लाया गया और एक नया अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ा गया, जिसे 10वीं अनुसूची कहते हैं। इसे आसानी से आप याद कर सकते हैं। हिंदी में इसे दल बदल कानून भी कहते हैं। और यह 10वीं अनुसूची दल बदल 10वीं अनुसूची, बड़े आराम से यह याद हो जाएगा, बस इतना ही आपको देखना है। उसके बाद आता है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का मतलब हमारा जो देश है, इसमें 2 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा शहरी क्षेत्र। तो आपकी जो 11वीं अनुसूची है उसमें ग्रामीण क्षेत्र के बारे में और अर्थात पंचायती राज के बारे में बताया गया है। उसके बाद और पंचायती राज के बारे में बता दें, यह भाग 9 से संबंधित है। और उसके बाद जो आपकी 11वीं अनुसूची के बाद 12वीं अनुसूची आती है, वह नगर पालिकाओं से संबंधित है, जो कि 9A भाग से संबंधित है संविधान के। आपकी 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और आपकी 12वीं अनुसूची नगर पालिका शक्तियों के बारे में है। इसमें 18 विषय हैं और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा यह जोड़ा गया था अनुसूची। चलिए, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें, और वीडियो के बारे में हमें कमेंट में बताएं। और आगे मैं इन सभी अनुसूचियों से संबंधित और भी अच्छा वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय जो कि आपके पंचायती राज से संबंधित हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद नगर पालिकाओं के बारे में
नगर पालिकाएँ और जो स्थानीय निकाय होते हैं उनसे संबंधित वीडियो बनाऊंगा। और आपका जो 22 भाषाएं हैं उसके लिए ट्रिक बताऊंगा। और इसके बाद मैं संविधान से संबंधित और समस्त जैसे प्रस्तावना से लेकर एक एक अनुच्छेद और महत्वपूर्ण जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा वो कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।